नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु अब शुरू हो चुकी है। धरा की प्यास धीरे धीरे बुझने लगी है। धरती भी अब चारों ओर हरियाली से परिपूर्ण होने लगी है। ऐसे में समय है वर्षा ऋतु में किए जाने वाले कुछ आवश्यक कृषि कार्यों को करने का, क्योंकि इस मौसम में जहां हम बात करें खेती किसानी की या फिर पशुपालन की, इन सभी में कुछ सावधानियां और विशेष सामयिक कार्यों की ज़रूरत होती है। और ऐसे ही सामयिक कार्यों से जुड़ा है हमारा यह कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम ने की जल संरक्षण की अपील। खरीफ बोनी में जुटे किसान। 9 लाख क्विंटल प्याज की खरीदी। धान के लिए उपयोगी अजोला जैव उर्वरक और अदरक उत्पादन में पलवार का महत्व। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित मन की बात के 21वें एपिसोड में पीएम ने वर्षा जल को विभिन्न तरीकों से संरक्षित करने का आह्वान किया है। शहर का पानी शहर में व गांव का पानी गांव में ही सहेजने की अपील की है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार अच्छी बारिश होगी। देश के वैज्ञानिक भी किसानों की तरह परिश्रम कर रहे हैं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में मानसून आते ही किसान भाई खरीफ फसलों की बुवाई में जुट गए हैं। इस समय किसानों द्वारा सोयाबीन, मक्का, उड़द, अरहर एवं तिल इत्यादि फसलों की बुवाई की जा रही है। धान उत्पादक क्षेत्रों में धान की रोपाई का काम भी शुरू हो गया है। मालवा एवं निवाड़ क्षेत्र में सोयाबीन एवं कपास की बोनी 50% से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वर्ष प्रदेश में 131 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा रखा गया है, जिसमें सर्वाधिक 56 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोए जाने की तैयारी है। मक्का एवं उड़द का रकबा भी इस साल बढ़ने की उम्मीद है। सरकारी प्याज की खरीदी में 9,36,254 क्विंटल प्याज किसानों से खरीदा गया है। 40 जिलों के 36,136 किसानों से यह खरीदी की गई है। प्रदेश भर में प्याज खरीदी के लिए 71 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए थे। 13 जिलों में गठित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्याज खरीदी की गई है। प्याज खरीदी के लिए मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया था। धान की खेती के लिए अजोला जैव उर्वरक अत्यधिक उपयोगी है। अजोला एक जलीय फर्न है जो पानी की सतह पर तैरती रहती है। धान की फसल में नील हरित काई की तरह अजोला को भी हरी खाद के रूप में उगाया जाता है। अजोला की सतह पर नील हरित शैवाल सहजैविक के रूप में विद्यमान होता है, जो कि वातावरण से विशेष रूप से धान की फसल में नत्रजन के स्थायीकरण के लिए उत्तरदायी रहता है। अजोला के हरी खाद के रूप में उपयोग करते हुए धान की फसल के रोपाई के 2 से 3 सप्ताह पहले खेत में उगाया जाता है और बाद में इसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार द्वि फसल के रूप में अजोला को धान की फसल के रोपाई के 1 सप्ताह बाद 1 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इस प्रकार दोनों विधियों से अजोला धान की फसल में 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन स्थायीकरण करके नत्रजन की मांग को 50% तक कम करता है। अदरक की फसल में पलवार बिछाना बहुत ही लाभदायक होता है। इससे अंकुरण अच्छा होता है, भूमि का तापक्रम एवं नमी में संतुलन बना रहता है। वर्षा से होने वाले भूमि क्षरण से बचाव भी होता है। साथ ही मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है एवं खरपतवार भी नहीं निकलते। रोपण के तुरंत बाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हरी पत्तियां या घास को पलवार के रूप में इस्तेमाल करके भूमि पर बिछाना चाहिए। दोबारा 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से रोपण के 40 और 90 दिनों बाद बिछाना चाहिए। काली पॉलीथिन को भी बिछाकर अदरक में पलवार का काम लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव 1600 रुपए और अधिकतम भाव 1620 रुपए रहा। बैतूल में न्यूनतम भाव 1676 रुपए और अधिकतम भाव 1871 रुपए रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 1600 रुपए और अधिकतम भाव 1640 रुपए रहा।
मंदसौर में न्यूनतम भाव 1,730 रुपए और अधिकतम भाव 1,911 रुपए रहा। और अब जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। गुना में न्यूनतम भाव 4,200 रुपए और अधिकतम भाव भी 4,200 रुपए रहा। रीवा में न्यूनतम भाव 3,870 रुपए और अधिकतम भाव 4,100 रुपए रहा। श्योपुर कला में न्यूनतम भाव 4,091 रुपए और अधिकतम भाव 4,251 रुपए रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 4,275 रुपए और अधिकतम भाव 4,444 रुपए रहा। और अंत में जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। ताल में न्यूनतम भाव 3,601 रुपए और अधिकतम भाव 3,725 रुपए रहा। नसरुल्लागंज में न्यूनतम भाव 3,000 रुपए और अधिकतम भाव 3,420 रुपए रहा। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम भाव 2,800 रुपए और अधिकतम भाव 3,400 रुपए रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3,142 रुपए और अधिकतम भाव 3,780 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, सोयाबीन को हमारे प्रदेश की प्रमुख तिलहन के रूप में जाना जाता है। सोयाबीन जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है, एक लाभदायक फसल के रूप में भी जानी जाती है। और अब तो हमारे खेत तैयार हैं सोयाबीन की बुवाई के लिए। बुवाई से पूर्व यदि हम बीजों को उपचारित कर लेंगे तो उससे एक और जहां हमारी फसल कीटाणु रहित होगी, वहीं दूसरी ओर हम पर्याप्त मात्रा में फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन की बुवाई में बीजोपचार की विधि क्या है, इसी विषय पर आपको और जानकारी देंगे सुनील कैथवास। खरीफ फसलों का सीज़न चल रहा है। किसान हमारा विभिन्न प्रकार की फसलों की बुआई की तैयारी में लगा हुआ है। इस बुआई की तैयारी में किसान को हमारे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो खरीफ में फसल लगा रहा है उसका बीजोपचार अवश्य करे। बीजोपचार फसलों का एक टीकाकरण होता है। जिस प्रकार छोटे शिशु को टीका लगाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से फसल को शिशु को बचाया जाता है, उसी प्रकार बीजोपचार के माध्यम से फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है।
बीजोपचार करते समय कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। बीजोपचार में अगर हम बात करें तो किसान हमारा ज़्यादातर फफूंदनाशी के माध्यम से बीज को उपचारित करता है, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां अभी सामने आई हैं कि किसान फफूंदनाशी से भी उपचारित करना चाहता है, कीटनाशक से भी उपचारित करना चाहता है और हमारे कल्चर से भी बीज को उपचारित करना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान के सामने ये स्थिति निर्मित हो जाती है कि वो किस दवा का उपयोग पहले करे। ऐसी स्थिति में किसान को हमें ये सलाह देना चाहता हूँ कि सही क्रम में वो बीजोपचार करे। बीजोपचार का सही क्रम जो होता है वो FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कल्चर, ये इसका सही क्रम होता है। तो किसान पहले किस दवा का उपयोग करे जिसमें कि बीजोपचार में अधिक फ़ायदा हो। तो जैसे हम बात कर रहे हैं फंजीसाइड की, सर्वप्रथम बीज को किसान भाइयों को फफूंदनाशी दवा या फंजीसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। इसके लिए कौन कौन सी दवाएं हैं, किस प्रकार इसका बीजोपचार कर सकता है, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। फफूंदनाशी की हम बात कर रहे हैं। फफूंदनाशी दवाओं में विभिन्न प्रकार की दवाएं आज बाज़ार में उपलब्ध है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को रोकथाम के लिए बहुत अच्छी और कारगर सिद्ध हो रही है। बीज को फैलाकर हल्का सा पानी छिड़ककर फफूंदनाशी दवा से बीजोपचार करना चाहिए। फफूंदनाशी दवा में किसान हमारा खरीफ सीजन में जो फसलें हैं उनके लिए कार्बेंडाजिम 50 WP पाउडर आता है, इसका 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपयोग कर बीज का बीजोपचार कर सकता है। इसके अलावा कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब ये हमारा 12+63% में आता है WP। इसका किसान भाई 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपयोग कर सकता है। इसके अलावा कार्बोक्सिन प्लस थायरम, इस कॉम्बिनेशन वाले फफूंदनाशी का किसान भाई बीजोपचार के लिए 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार कर सकता है। इस प्रकार फफूंदनाशी दवा से बीजोपचार करने के पश्चात हल्के से बीज को सुखाने के पश्चात छाया में सुखाने के पश्चात किसान को इसके पश्चात बात आती है कीटनाशक से उपचार करना। कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं जो किसान के खेतों में कीटों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे दीमक, सफ़ेद मक्खी। ये ऐसे कीट हैं जो कि हमारी खरीफ की फसलों को कई एरिया में कई प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं। दीमक की अगर हम बात करें, दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा आती है जिसकी 400 ml दवा किसानों को बीजोपचार करने के लिए उपयोग में करना है। इसी के अलावा सफ़ेद मच्छर या सफ़ेद मक्खी की हम बात करें, इसमें मुख्यतः हमारा येलो मोजेक रोग जो होता है इसका वेक्टर सफ़ेद मक्खी होती है जो कि इस रोग को बहुत अधिक तीव्रता से फैलाती है। तो इसके लिए भी बीजोपचार के माध्यम से किसान हमारा इस रोग का रोकथाम कर सकता है, फसल को इस कीट से सुरक्षित रख सकता है। इसके लिए हमारा इमिडाक्लोप्रिड 48 FS, इसके साथ साथ थायोमेथाक्साम हमारा 30 FS, 30 FS, इन दवा की इमिडाक्लोप्रिड की 1 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आवश्यकता होगी। थायोमेथाक्साम की 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के मात्रा इसकी आवश्यकता होगी। इस प्रकार फफूंदनाशी के पश्चात कीटनाशक का किसान भाई बीज को उपचारित करे। बीज उपचार कीटनाशक से करने के पश्चात बात आती है कल्चर से। हमारे कई ऐसे किसान हैं जो हमारे फफूंदनाशी के साथ साथ कल्चर का भी उपयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार बीजोपचार किए हुए बीज को हल्की छाया में रखकर हल्की अवस्था में सुखा लें। जब बीज में सुखावट आ जाए इसके पश्चात कल्चर का उपयोग करें। कल्चर में कई प्रकार के कल्चर उपलब्ध हैं। राइजोबियम कल्चर जो हमारा दलहनी फसलों के लिए उपयोग में किया जाता है। एजोटोवेक्टर जो हमारा खाद्यान्न फसलों में जैसे मक्का इनमें उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात PSB कल्चर का उपयोग भी किसान भाई बीजोपचार में कर सकते हैं। PSB कल्चर हमारे मृदा में अघुलनशील अवस्था में पड़े हुए फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में पौधों को उपलब्ध कराता है। इसी के साथ राइजोबियम कल्चर जो रहता है वो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके पौधों को उपलब्ध कराता है। एजोटोवेक्टर की हम बात करें तो खाद्यान्न फसलों में ये नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार सही क्रम में अगर हमारा किसान बीज का बीजोपचार करता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों और विभिन्न प्रकार के रोग कीटों के आक्रमण को फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे हमने बात करी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कल्चर, इस क्रम में किसान को बीजों का बीजोपचार करना चाहिए जिससे कि वो हमारी फसल को विभिन्न प्रकार की बीमारी, कीट और रोग से बचा सकता है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच,
नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह समय है जब हम अपने खेतों में धान की बुवाई के लिए तैयार हैं। धान की खेती में जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं वो है सर्वाधिक मजदूरों का ना मिलना, महंगी मजदूरी और समय ज़्यादा लगना। यदि धान की बुवाई हम मशीनों के द्वारा करेंगे तो इन सभी परेशानियों से निजात मिल सकती है। धान की खेती में बुवाई मशीनों के द्वारा किस प्रकार से किया जाए, इस विषय पर आपको और जानकारी दे रहे हैं आर.डी. सोनी। जैसे गेहूं की बोनी करते हैं, चने की बोनी करते हैं, इसी तरह से धान के बीज की भी बोनी कर सकते हैं और उसके लिए मशीन है जिसको, और ये सीधे बिजाई, खेत में सीधे बीज बोने की पद्धति से संबद्ध है। और इसमें यह मशीन है सीधे पद्धति से बीज बोने वाली मशीन, जिसके अंतर्गत इस मशीन में हम 11 कूड़ में 11 कतारों में हम धान का बीज बो सकते हैं। इसके लिए बीज उपचारित किया हुआ होना चाहिए। किसान भाइयों, बीज का उपचार फफूंदनाशी रसायनों से करना होगा और इसके लिए दवाई है, कार्बेंडाजिम है, थायरम है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो बीज हम बोते हैं तो सूखा भी बो सकते हैं और अंकुरित होता हुआ 24 घंटे पानी में भिगाया हुआ, लगभग 24-25 घंटे रखा हुआ है, जिसमें धान के बीज का अंकुरण शुरुआत हुआ हो, उस बीज को हम इसके पीछे वाले हिस्से में जो बीज का बक्सा है उसमें डालते हैं। अंकुरित होता हुआ बीज जो नमी रहित हो, मतलब ऊपर नमी न हो, आपस में बीज न चिपके, वैसे बीज को हम लेते हैं और उसको हम बोनी करते हैं। इस मशीन के द्वारा 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी में हम एक 2 दाने बो सकते हैं और इसमें ऐसी व्यवस्था है। दूसरा एक बक्सा जो आगे के हिस्से में दिख रहा है, इसमें फर्टिलाइज़र का बक्सा है, जिसमें मृदा परीक्षण आधारित रिपोर्ट के तहत प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ की दर से अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का मिश्रित उर्वरक जो NPK 12-32-16 के नाम से आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या और दूसरे कम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र और बीज दोनों को अलग अलग बक्सों में रख के कतार में गिराते हैं और बीज और खाद उर्वरक के बीच में मिट्टी के कण आने के कारण सीधे संपर्क में नहीं रहने पर बीज का अंकुरण उर्वरकों के सीधे सानिध्य में न होने के कारण प्रभावित नहीं होता है और जर्मिनेशन अच्छा होता है। इसके माध्यम से हम प्रति एकड़ 5 से 6 किलो बीज बो सकते हैं और कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग 20-25 सेंटीमीटर के बीच में इससे गिरती है और इस तरह से हम बोनी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है, जैसे गेहूं का खेत बतर में होता उसी बतर की पोजीशन में बोना है और बोने के बाद इसमें नमी बनाए रखना है। डायरेक्ट सीडेड राइस बोने की मशीन है जो सीधे धान के बीज बोते हैं, उसमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, खेत मचाने की ज़रूरत नहीं है, खेत को तैयार करने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा करके इससे करते हैं तो हम अपनी
धान की फसल ले सकते हैं। ये इस लैंड व्हील का जो विशेष बात होती है, जब ये ज़मीन में चलता है तो चैनों के माध्यम से ये फर्टिलाइज़र वाला हिस्सा और बीज वाला हिस्सा वो चैन लगी है उस साइड में, और उसके माध्यम से पूरा रोटेट होता है, तभी हमारा बीज और उर्वरक इन नलियों के माध्यम से कतारों में जाता है। साथ ही साथ ये जो कूड़ बनी हुई है, ये कूड़ हैं, इसके पीछे एक ये व्यवस्था दे रखी है, ये थोड़ा सा वजन जैसे है, ये चौड़े रूप में होता है, ये पीछे सरकता रहता है। इसके सरकने की वजह से जो बीज और मिट्टी के आपस में संपर्क में आ जाता है और दब जाता है और उसके अंकुरण में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो ये भी हर कतार के पीछे लगा होता है इस मशीन पे, तो ये देखने की ज़रूरत है। हाँ, इस बात को ज़रूर ध्यान देना है कि यदि लैंड व्हील घूम रही है और यदि राड नहीं घूम रही है ये, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। इसलिए चैन में और ये जो एक्सेल है, यहाँ जो बेरिंग दी हुई है, इनमें सब में स्नेहन लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत है, तेल पानी करने की ज़रूरत है। ये व्यवस्था देने के बाद हम इस मशीन को अच्छी तरह चला सकते हैं। मशीन की स्पीड जो है चलेगी, आराम से चलेगी। और इसमें एक ब्रश लगे होते हैं जो सीड बक्सा है, तो ये ब्रश क्या होता है कि एक एक दानों को गिराता है और आगे जो बने रुकता नहीं, बीज की आगे स्लिप होकर चला जाए, बिना गिरे चला जाए, तो ये ब्रश भी लगे हुए हैं। तो इस मशीन की एक विशेष बात है, जो सावधानी रखने वाली बात है इस मशीन के साथ, कि हमारे पाइप ज़्यादातर ये सीधे होने चाहिए। जो प्लास्टिक का पाइप है, माने फर्टिलाइज़र बॉक्स से और सीड के बॉक्स से जो कनेक्टिविटी है वो होना चाहिए। कहीं चोक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बीज नीचे नहीं गिरेगा और खाद नीचे नहीं गिरेगा और वहाँ गैप रह जाएगा। तो ये थोड़ा सावधानी रखना है। और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, सपोर्ट के लिए कि बीज आपका ज़्यादा नीचे न गिरे। बगल में ये 2 पहिया और लगी हुई हैं, जिससे कि ज़्यादा नीचे तक आपका ये जो राइस ग्रेन प्लांटर है, धान का बीज, वो बिजाई, सीधी बिजाई वाली मशीन है, वो ज़्यादा नीचे न गिरे, नहीं तो ज़्यादा नीचे गिरने से भी अंकुरण में समस्या आती है। इन सब बातों को ध्यान में रख के ये मशीन बनाई गई है। और यदि इस मशीन का उपयोग करके किसान सीधे बिजाई करते हैं, समय भी बचेगा, पानी की भी बचत होगी और लागत भी कम आएगी। शहर से आया है ना, तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से प्रस्तुत जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, अब आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग ऑन करना पड़ेगा कार्यक्रम कृषि दर्शन भोपाल @gmail.com। आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर होगी मुलाकात अगले अंक में कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।